सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स के इस लेक्चर को लेकर, ठीक है। तो साउंड हम लोगों ने एक लेक्चर कर लिया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने साउंड की बेसिक नॉलेज पढ़ा कि साउंड है क्या, ट्रेवल कैसे करता है और क्या ऑडिबल होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया, ठीक है। तो आज हम साउंड के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे कि साउंड को आगे कैसे ट्रेवल किया जाता है, ठीक है। साउंड में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ठीक, और साउंड किस पे डिपेंड होता है। तो आज ये कल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो आप एक देखेंगे तरंग, ठीक है। तो पहले देखिएगा तरंग क्या होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं हम? वेव, ठीक है। तो पहले हम तरंग के बारे में बात करेंगे, तरंग होता क्या, ठीक है। तो तरंग क्या होता है अगर हम तरंग के बारे में बात करें तो किसी माध्यम में उत्पन्न किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, ठीक है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ तरंग कहलाता है। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाता है दोस्तों? तरंग कहलाता है। और विक्षोभ के विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया और विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहती है? तरंग गति कहलाती। क्या कहलाती है? तरंग गति कहलाती है, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो कि विक्षोभ क्या होता है, ठीक है। अगर हम तरंग की बात करें, तरंग क्या होता है? किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को हम क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। और उसी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तरंग गति कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विक्षोभ क्या है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा विक्षोभ होता क्या, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट कर लो ये कोई आपका तालाब है, ठीक है। ये तालाब है, ठीक, ये तालाब है, ठीक है। तालाब में क्या है? पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तालाब में पानी भरा हुआ है और जो पानी का मूवमेंट हो एकदम शांत है, ठीक है। पानी में कोई गति नहीं हो रही है, ठीक है। पानी एकदम क्या है? स्थिर अवस्था में, इसमें कोई गति नहीं हो रही है। और आप जब इसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंकोगे, ठीक है, जब आप इस पानी के शांत जल में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकोगे तो आप देखोगे कि पानी इस तरह क्या होगी? गति करती है, ठीक है। तो ये चारों तरफ होता है दोस्तों। ये क्या होता है? चारों तरफ होता है। हम लोगों ने इससे पहले इस पे क्या किया था? डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है ये चारों तरफ होता है और किनारे पे जाकर ये मूवमेंट क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विक्षोभ बोलते हैं। यही प्रक्रिया हमारी विक्षोभ कहलाती है। और इसकी ये आगे बढ़ने की प्रक्रिया, ये विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तरंग गति कहलाती है। बात समझ में नहीं? तो ये होता है हमारा विक्षोभ। और इसी विक्षोभ को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो विक्षोभ उत्पन्न होता है इसी विक्षोभ क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। और विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तरंग गति कहलाती है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, शांत जल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शांत जल में पत्थर का शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर टुकड़ा फेंकने पर उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाएगा हमारा? उत्पन्न विक्षोभ हमारा कहलाता है तरंग, ठीक है। अगर इसका हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, रस्सी का रस्सी का एक हिस्सा रस्सी का एक हिस्सा पकड़कर रस्सी का एक हिस्सा पकड़कर झटकने पर, क्या करने पर? झटकने पर, ठीक है, झटकने पर। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट कर लो ये कोई रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, आप सपोज दैट कर लो। और इस रस्सी, ये मान लो ये रस्सी यहाँ बंधी हुई है, ये रस्सी के सीधा है, ठीक है। ये रस्सी अभी क्या है? पूरी सीधी है। अगर ये रस्सी पूरी सीधी है, आप यहाँ से रस्सी को पकड़े हो, यहाँ पे किसी किसी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे इसको बांध रखे हो तो रस्सी पूरी, अब इसको क्या करोगे? आप झटकोगे। जैसे आप झटकोगे तो रस्सी कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगी। तो रस्सी कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगी। तो ये भी एक तरह से क्या है? तरंग है। ये भी क्या है? एक तरह से आपका तरंग ही कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा तरंग होता क्या है। तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को हम तरंग कहते हैं और उस विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तरंग गति बोलते हैं। जैसे हमने बताया दो एग्जाम्पल,
शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर उत्पन्न बिच्छू भी तरंग कहलाता है, या रस्सी का एक हिस्सा पड़े झटने करे वो उसका जो मूवमेंट होता है वो भी क्या कहलाता है, हमारा तरंग ही कहलाता है। यहां तक बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तरंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम तरंग के प्रकार के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अगर हम तरंग के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो तरंग आप दो प्रकार से देखोगे, ठीक है। तरंग के प्रकार को लेकर अगर हम चर्चा करेंगे तो तरंग के आप दो टाइप देखोगे। पहला पहला आप देखोगे दोलन के आधार पे, ठीक है। पहला आप देखोगे दोलन के आधार पर, ठीक है। पहला आप क्या देखोगे, दोलन के आधार पर। और सेकंड आप देखोगे माध्यम के आधार पर, ठीक है। तो माध्यम के आधार पर आपका ये सेकंड, माध्यम के आधार पर, ठीक है। माध्यम के आधार पर पहला हमारा होगा दोलन के आधार पर, सेकंड क्या होगा, माध्यम के आधार पर, ठीक है। अब देखिएगा दोलन के आधार पर दो प्रकार का होता है, ठीक है। दोलन के आधार पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। पहला क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसका जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जो सेकंड है इसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो दोलन के आधार पे हमारे दो प्रकार से तरंग होते हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको हम अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन माध्यम के आधार पे देखो तो यहाँ भी आपके दो प्रकार के मिलेंगे। पहला मिलेगा यांत्रिक तरंगे, ठीक है। पहला क्या मिलेगा, यांत्रिक तरंगे, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरा मिलेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। दूसरा मिलेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये हमारे दो आधार पे दो दो प्रकार के होते हैं। दोलन के आधार पर भी दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, और माध्यम के आधार पर भी दो प्रकार का होता है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये आपके तरंग के बारे में कुछ बात की। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। ये सब दोलन के आधार पे दो होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए। देखिए दोस्तों, तो अगर हम अनुप्रस्थ की बात कर लें, ठीक है। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट हेडिंग लगा लें, फर्स्ट हेडिंग हमने क्या रखा था, अनुप्रस्थ, ठीक है। तो पहला हेडिंग आप लगा लो अनुप्रस्थ तरंग, ठीक, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ये क्या होता है, ठीक है। वह तरंग जिसमें, ठीक है, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वह तरंग इसमें क्या होता है, वह तरंग इसमें माध्यम के कण, ठीक है, माध्यम के कण तरंग के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। यहां लिख सकते हैं आप, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है, लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। अगर लंबवत कंपन करते हैं तो कौन सा तरंग होगा, वो ट्रांसवर्स वेव होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या मैटर है इसमें, कैसे लंबवत कंपन करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सपोज दैट कर लीजिए, ठीक है। ये मैं फिगर समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमारा है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये लंबवत कंपन कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां आप देख पा रहे हो कि लंबवत कंपन हो रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये लंबवत कंपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कैसा कंपन हो रहा है, लंबवत कंपन हो रहा है। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कैसा कंपन हो रहा है, लंबवत कंपन हो रहा है। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कैसा कंपन, लंबवत। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कैसा कंपन हो रहा है, लंबवत कंपन हो रहा है।
तो ऐसा माध्यम जिसमें तरंग क्या होते हैं, लंबवत कंपन करते, वह तरंग जिससे माध्यम कर तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हो क्या कहलाता, हमारा ट्रांसवर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो इसका पीक पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं श्रृंग, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। और जिसका ये नीचे वाला पॉइंट इसको हम बोलते हैं गर्त, इसको हम क्या बोलते हैं, गर्त। ये वाला पीक वाला पॉइंट श्रृंग कहलाता है और ये क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। ठीक है, ये श्रृंग, ये आगे क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाएगा, फिर श्रृंग, फिर पीक वाला पॉइंट गर्त, फिर श्रृंग, फिर क्या होगा, गर्त होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात क्या है, तो इसमें क्या है अनुप्रस्थ तरंगों में। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या क्या बातें याद रखनी है आपको, ध्यान से देखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में पहली बात आपको याद रखनी की, अनुप्रस्थ तरंग में, ठीक है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। इसका होता है श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, पहली बात तो याद रखनी है, क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंग और गर्त का निर्माण किस तरंग में होता है, तो श्रृंग और गर्त का निर्माण ट्रांसवर्स वेव में होता है, अनुप्रस्थ तरंग में होता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो लगातार श्रृंग, ठीक है, ये देखिए दो लगातार श्रृंग या आप कह सकते हैं दो लगातार गर्त। ठीक है, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस कहलाएगा क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दो लगातार श्रृंग और या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। दूसरा बात आपको यही याद रखना है कि दो लगातार श्रृंग और दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद ही रखना है कि पहला पॉइंट क्या रखना है कि ट्रांसवर्स में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट आपको क्या रखना है, सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसको हम लैम्डा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा अनुप्रस्थ तरंग हो गया। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको आप देखेंगे, ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल आप रखोगे, ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, ठीक है, तो बंधे हुए रस्सी में झटका देने पर उत्पन्न तरंग, ठीक है, झटका देने पर उत्पन्न तरंग, उसमें कौन तरंग होगी आपका, वो आपका ट्रांसवर्स ही होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स होगा। इस हमने भी आपको बताया कि अगर आपने रस्सी रखा हुआ, रस्सी बांधा हुआ है, आप जैसे रस्सी को मोमेंट मिलाओगे तो ये ऐसे ही रस्सी क्या होती है, मूवमेंट करती है, तो वहां पे कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, बंधी हुई रस्सी में झटका देने पर उत्पन्न तरंग क्या होगी, ट्रांसवर्स ही होगी। बात आई समझ में। तो दो तीन बात इसमें आपका रखनी है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, वह तरंग जिसमें माध्यम कण क्या होते हैं, तरंग दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। दूसरी बात याद रखनी है आपको, ट्रांसवर्स वे में क्या होता है, श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि ट्रांसवर्स में दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लैम्डा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये पूरा था हमारा ट्रांसवर्स के बारे में कि ट्रांसवर्स क्या है, ट्रांसवर्स में क्या यूज होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर उत्पन्न हो। ठीक है, उसको भी आप यहां लिख सकते हो। सेकंड, शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर उत्पन्न तरंग, ठीक है, उत्पन्न तरंग, वो भी कौन सी तरंग होती है, वो भी हमारी ट्रांसवर्स ही होती है। ठीक है, तो पत्थर, शांत जल में अगर आप पत्थर का टुकड़ा फेंकोगे तब भी उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, उसमें भी ट्रांसवर्स ही उत्पन्न होगा। बात क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आई होप आपको अनुप्रस्थ तरंग पूरे अच्छे समझ में आया होगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, कंपन कैसे करता है, तो लंबवत कंपन करता है। किसका निर्माण होता है, तो श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है।
तो दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मैंने इसके एग्जाम्पल आपको दो बताए कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा अनुदैर्ध्य क्या क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाला हमारा अनुदैर्ध्य। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड जो हमारा टाइप था वो था अनुदैर्ध्य। ठीक है, सेकंड था अनुदैर्ध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ से सवाल पूछते हैं। ठीक, अनुदैर्ध्य इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वह तरंग। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, वह तरंग, एक मिनट सॉरी, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, जिसमें माध्यम के कण तरंग के तरंग की दिशा के तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। कैसे करते हैं, समांतर। ठीक है, समांतर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। उसमें क्या था आपका इंफ्रा ट्रांसवर्स में क्या था, लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें समांतर करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको समझा रहा हूं आपको कैसे समांतर होगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे हमारा पैरेलल में, ये हमारा पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कहीं कहीं पे क्या है, बहुत अधिकता पाई गई है और कहीं कहीं क्या पाई है, विरलन पाया गया। ठीक है, तो जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं जो ध्वनि तरंगे होती है बहुत ही अधिक होती है और कहीं कहीं ध्वनि तरंगे क्या होती है, बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो ध्वनि तरंगे पास पास होती है उसको हम बोलते हैं संपीड़न। उसको हम क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। ठीक है, और जो ध्वनि तरंगे दूर दूर इसको हम क्या बोलते हैं, विरलन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विरलन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए एक बात कहा जाता है, पहली बात क्या कही जाती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे उसमें क्या था, अनुप्रस्थ में क्या था, श्रृंग और गर्त का निर्माण होता था, लेकिन इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, संपीड़न। ठीक है, संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है, लेकिन हम ट्रांसवर्स में क्या था, ट्रांसवर्स में श्रृंग और गर्त का निर्माण था। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इससे एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा तो पहला एग्जाम्पल स्प्रिंग की गति। ठीक है, तो पहला जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो क्या है, स्प्रिंग की गति। ठीक है, स्प्रिंग की गति। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का नाम, ध्वनि की गति। ठीक है, ध्वनि की तरंग, ध्वनि की गति। तो ये सब जो ध्वनि गति होती है उसमें कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य होती है। जो स्प्रिंग में गति होती है, जब स्प्रिंग आप ऐसे खींचते हो फिर छोड़ते हो, उसमें जो मोमेंट आता है उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल होती है। और जो ध्वनि की गति होती है जब हम बोलते हैं तो उसमें भी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। ठीक है, तो ध्वनि गति में भी अनुदैर्ध्य तरंग होता है और स्प्रिंग की गति में भी क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। दो बात याद रखनी है, पहला तो ये एग्जाम्पल, और दूसरा इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में विरलन और संपीड़न का निर्माण होता है। संपीड़न क्या होते हैं, जहां पे तरंग क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो तरंग क्या है, बहुत पास पास है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत पास पास है, और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, बहुत दूर दूर है। ठीक है, यहाँ क्या है, बहुत दूर दूर है। तो ये होता है संपीड़न और विरलन, जहाँ पे पास पास होंगे वो संपीड़न, और जहाँ पे तरंग क्या होती है, दूर दूर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विरलन होते हैं। तो संपीड़न और विरलन का निर्माण किसमें होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के क्या क्या निर्माण होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ध्वनि के गुण। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
ठीक, देखिए अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है ध्वनि का गुण। ठीक है, ध्वनि के गुण, ध्वनि में क्या क्या गुण पाया जाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, कि ध्वनि में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ध्वनि में मुख्यतः तीन गुण पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा इंटेंसिटी होता है, इसको हम बोलते हैं तारक। दूसरा क्या होता है हमारा पिच होता है, सॉरी इंटेंसिटी तीव्रता होती है, दूसरा पिच होता है, और तीसरा क्या होता है क्वालिटी होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें तीन टाइप होंगे। ठीक है, मैं तीनों समझा दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ये आपको तीन टाइप में मिलेंगे। ठीक है, मैं तीनों आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या बताया आपको, पहला होता है इंटेंसिटी। ठीक है, पहला होता है इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं तीव्रता। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तीव्रता। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है हमारा पिच, तारत्व। ठीक है, दूसरा होता है हमारा तारत्व, इसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा गुणता। ठीक है, थर्ड होता है हमारा गुणता, गुणता को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी। ठीक है, गुणता को हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी बोलेंगे। ये तीन गुण हमारे साउंड में पाए जाते हैं। ठीक है, कि तीव्रता, तारत्व और गुणता। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम तीव्रता की बात करेंगे, ठीक है, तीव्रता से क्या होता है, तीव्रता यह इस गुण के कारण इस गुण के कारण तीव्रता से पता चल रहा क्या, धीमी अथवा तेज। ठीक है, इस गुण के कारण ध्वनि का ध्वनि का धीमा, धीमी अथवा तेज सुनाई देना। ठीक है, तेज सुनाई देना। ठीक है, धीमी अथवा तेज सुनाई देना किसके कारण होता है, वो होता है ध्वनि के इंटेंसिटी के कारण होता है। ठीक है, इस गुण क्या है, ध्वनि का हमें धीमा और तेज सुनाई देता है। ठीक है, अर्थात अब आप देखोगे आवाज एक स्लो होती है और एक क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये किससे कौन हम पहचानते हैं, तो इंटेंसिटी से जानते हैं कि इस गुण के कारण क्या होता है, ध्वनि की धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें क्या आपको रखना है, जो हमारा गुणता होता है, तीव्रता, तीव्रता ये आयाम पर निर्भर होता है। क्या होता है ये आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर होता है। ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन है कि तीव्रता किस पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीव्रता किस पर निर्भर होता है दोस्तों, तो तीव्रता हमारा होता है आयाम पर डिपेंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि तीव्रता किस पर डिपेंड होता है, तो तीव्रता आयाम पर निर्भर होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट की जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, हमारी आयाम के क्या होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आई समानुपाती ए स्क्वायर, ए मतलब एम्पलीट्यूड, आई मतलब इंटेंसिटी, तो आई जो होती है एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस बात को देखना है कि तीव्रता क्या होती है, आयाम पर निर्भर होती है, और तीव्रता से हमें क्या पता चलता है, इस गुण के कारण क्या होती है, ध्वनि की धीमी अथवा तेज सुनाई देता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सेकंड सेकंड में क्या कहलाता है, तारत्व। तारत्व क्या होता है, पिच। पिच आप लोग सब लोग जानते होंगे कि पिच क्या होता है। ठीक है, तो पिच आप लोग जानते होंगे पिच क्या है। पिच में क्या होता है, इसमें आवाज मोटी अथवा पतली का पता चलता है। ठीक है, इस गुण के कारण ध्वनि का ध्वनि का पतला अथवा मोटा, ठीक है, पतला अथवा मोटा का पता चलता है। ठीक है, पता चलता है। ठीक है, पता चलता है किसके कारण होता है, वो पिच के तारत्व के कारण होता है। ठीक है, अब देखिएगा, तो पिच का इसमें से आप एग्जांपल दे सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस लड़की की आवाज। ठीक है, बहुत ही पतली होती है भैया, बोलने लगे, झगड़ा करने लगे तो कोई, समझ रहे हो ना। तो लड़की की आवाज क्या होती है, इनकी पिच क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। सेकंड बात कर लें, मच्छरों का भिनभिनाना। ठीक है, मच्छरों का भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। ठीक है, मच्छरों का भिनभिनाहट। छोटे बच्चों का रोना, छोटे बच्चों का रोना। ठीक है, छोटे बच्चों, इन सब की पिच क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, इनकी आवाज क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। अगर हम बात कर लें मोटा, जैसे लड़कों का आवाज, लड़कों का आवाज का पिच क्या होता है, बहुत ही मोटा होता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों का रोने का पिच क्या होता है, बहुत पतला होता है। ठीक है, आप देखोगे अगर आपके बगल में डीजे चल रहा है तो आप अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन बगल में जो बच्चा रहे तब मन करेगा कि बस क्या करें उसको, बस वही समझ लो, ठीक है। तो बात वही है कि छोटे बच्चों का रोना, लड़की की आवाज, मच्छरों का भिनभिनाहट, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो सबको अच्छे भी लगते हैं, जैसे लड़की की आवाज हुई, ठीक है, तो बहुत लोग को अच्छा भी लगता है भाई, ठीक है, अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन अगर हम पिच की बात करेंगे तो पिच में क्या होता है, लड़कियों की आवाज क्या होती है, बहुत ही पतली मानी जाती है, और मच्छरों का भिनभिनाहट का भी पिच क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। बच्चों का रोना का पिच भी क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। अगर हम पिच मोटे की बात करें तो लड़कों की आवाज क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है, ठीक है। तो पिच से हमें क्या पता चलता है, ध्वनि का पतला अथवा मोटा का पता चलता है कि ध्वनि पतली आवाज आ रही है कि मोटी आवाज आ रही है, जिससे हमने एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दे दिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हो कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी आयाम पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो हमारा पिच होता है, ठीक है, पिच किस पे डिपेंड करता है, कोई बताएगा, ठीक है, पिच किस पे डिपेंड करता है, कोई बताया भाई। अगर जैसे हमने यहाँ बताया कि तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, तो पिच किस पे निर्भर करता है, पिच हमारी होती है आवृत्ति पर डिपेंड होता है, ठीक है। जो ये होता है तारत्व, ये आवृत्ति पर निर्भर होता है, किस पे होता है, आवृत्ति पर निर्भर होता है, ठीक है। किस पर निर्भर होता है, आवृत्ति पर निर्भर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद ही रखनी है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि इंटेंसिटी, तीव्रता किस पे डिपेंड करता है, आयाम पे, और पिच किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो गुणता की बात कर लें, ठीक है। तो गुणता क्या है, ठीक है, गुणता के कारण क्या होता है, ध्यान से देखिए, गुणता के कारण क्या करते हैं, स्वरों में या ध्वनि में, स्वरों में या ध्वनि में अंतर का पता लगाते हैं, ठीक है, अंतर का पता चलता है, ठीक है, अंतर का क्या चलता है, पता चलता है। कैसे आप जान सकते हो, इसी गुण के कारण आप जानते हो कि ए आर रहमान का गाना है, कि सोनू निगम का गाना है, कि लता मंगेशकर का गाना है, कि नेहा कक्कर का गाना है, ठीक है, वो किससे कारण होता है, गुणता के कारण होता है, ठीक है। यही क्वालिटी की आप जान जाते हो कि किसका, जैसे आप फोन आता है, आवाज सुनते ही जान जाओ कि बस करो वही है, ठीक है। तो ये मतलब समझ जाओ, गुणता के कारण ये होता है कि हम पहचान जाते हैं कि सामने कौन बोल रहा है, ठीक है। ये सलमान खान की आवाज है कि ऐश्वर्या राय की आवाज है, ठीक है। तो किससे दादा, गुणता, ठीक है। तो आप जान पाते हो कि भैया बोल रहे हैं, कि भाभी बोल रहे हैं, कि चाचा बोल रहे हैं, ये किससे कारण होता है, ये गुणता के कारण ही हम पता कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तीन गुण होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, तीव्रता, दूसरा क्या है, तारत्व, और तीसरा क्या हमारा गुणता है, ठीक है। ये तीन हमारे गुण ऐसे हैं जो हमारे ध्वनि में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम बात कर लें WHO अकॉर्डिंग, ठीक है। तो WHO, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने ये कहा भैया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये बताता है, ठीक है, कि जो 45 डेसिबल, ठीक है, 45 डेसिबल से ऊपर, 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि कान के लिए, कान के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है, ठीक है, नुकसानदायक होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, नुकसानदायक होती है, ठीक है। अब ये डेसिबल क्या है, ठीक है, ये डेसिबल कौन सी मुसीबत आ गई कि डेसिबल क्या है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम डेसिबल की बात कर लेंगे, ठीक है, ध्वनि, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि डेसिबल क्या है, तो ध्यान से रखिएगा, तो यहीं कहीं बता दिया जाए, ठीक है, यहाँ देख लो, ठीक है। तो जो ध्वनि का अगर हम बात कर लें, व्यवहारिक मात्रक, ठीक है, अगर वैसे अगर हम बात कर लें, अगर हम व्यवहारिक मात्रक बात कर लें, ठीक है, व्यवहारिक मात्रक, ठीक है, अगर हम व्यवहारिक मात्रक की बात कर लें, तो जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है ध्वनि का डेसिबल, क्या होता है, डेसिबल होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेसिबल, ठीक है, डेसिबल, इसको हम डिनोट करते हैं डीबी से, ठीक है। तो जो इसका व्यवहारिक मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। अगर वैसे पूछेगा तो माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। वैसे अगर पूछ लेगा क्या होता है, तो भैया एसआई मात्रक माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है ध्वनि का, एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर पूछेगा व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, डेसिबल बताओगे, अधिकतर यही पूछता है, ठीक है, कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताओगे आप डेसिबल बताओगे, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। एसआई मात्रक क्या बताओगे आप, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, और वैसे एसआई मात्रक क्या, सॉरी, एसआई मात्रक बताओगे माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, और व्यवहारिक मात्रक क्या बताओगे आप, डेसिबल बताओगे, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यही कहा गया WHO अकॉर्डिंग कि 45 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है हमारे कान के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट का जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है भैया? आपको पता होगा कि कौन फुसफुसाहट करता है। तो 15 डेसिबल से लेकर, ठीक है, तो 15 डेसिबल से लेकर 20 डेसिबल के बीच में क्या होता है? फुसफुसाहट का हमारा होता है। ठीक है, तो पूछता है सवाल में फुसफुसाहट के लिए हमारी कितनी ध्वनि होती है? तो 15 डेसिबल से 20 डेसिबल तक माना जाता है। ठीक है, अब देखो सामान्य बातचीत की, ठीक है, तो सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं, ठीक है, सामान्य बातचीत का जो होता है वो 30 डेसिबल से 40 डेसिबल तक माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि क्या होती है? कान के लिए नुकसान होती है, और 90-80 तो जान लो एकदम बहुत नुकसान है। लेकिन जो फुसफुसाहट होता है 15 डेसिबल से 20 डेसिबल, अधिकतर ये फुसफुसाहट की गुण किसमें अंदर होता है? ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि फुसफुसाहट गुण किसमें होता है? अधिकतर महिलाओं में होता है। और ऐसी बात करेंगे भाई साहब बगल वाला ना जान पाए कि क्या बात हो रहा है, ऐसे फुसफुसाहट की आवाज निकलती। और आजकल ये लड़कों के अंदर भी देखा जा रहा है, जब वो फोन का यूज करते हैं, खास करके जब वो रात में सोते हैं किसी घर के वाले के बगल में, तो ऐसे फुसफुसाहट से बात हो जाती है कि घर वाले को पता ही ना चले। और किसी दिन पता चल जाता है तो वही हाल होता है, सुबह गजनी की तरह छिलवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फुसफुसाहट के लिए कितना डेसिबल होता है? 15 से 20 डेसिबल होता है। और सामान्य बातचीत कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हमने आपको क्या बताया? 3 गुण कौन बताया? तीव्रता, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में आपको 2-3 बातें रखनी। पहला ये क्या, इसके किस इंटेंसिटी से क्या पता चलता है? तो ध्वनि का धीमा अथवा तेज इस पे डिपेंड करता है आयाम पर। इसका क्या होता है फॉर्मूला? आई समानुपाती ए स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटेंसिटी समानुपाती एम्पलीट्यूड। ठीक है, तारत्व किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पर डिपेंड करता है। इससे क्या पता चलता है? ध्वनि का पतला अथवा मोटा पता चलता है। और इसके जो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे लड़की की आवाज हुआ, मच्छरों का भिनभिनाहट हुआ, छोटे बच्चों का रोना, इनका पिच क्या होता है? बहुत ही पतला होता है। ठीक है, इसलिए कान में चुभता है। ठीक है, और गुणता के कारण स्वरों या ध्वनि में अंतर का पता चलता है। यही गुण के कारण हम जान पाते हैं कि अलग अलग लोग की आवाज हम क्या करते हैं? पहचान लेते हैं कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये गुणता के कारण होता है। और कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि WHO ने कुछ निर्धारित किया कि 45 डेसिबल से ऊपर ध्वनि क्या होती है? कान के लिए नुकसानदायक होती है। और समान फुसफुसाहट की जो आवाज होती है वो कितनी होती है भैया? वो होती है हमारी 30 से, सॉरी, समान फुसफुसाहट की 15 से 20 होती है, समान बातचीत की 30 से 40 होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो हम लोग समान बातचीत करते हैं वो कितना डेसिबल होता है? 30 से 40 होता है। ठीक है, मैं आप लोग को क्लास ले रहा हूं तो ये समान बातचीत ही है। ठीक है, हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में ही निकल रही है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर कह रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, करने वाले कारक, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला कारक तो हमारा है तापमान। ठीक है, पहला कारक क्या है हमारा? तापमान। सेकंड हमारा है गैस का अणुभार, या भी रुक जाओ, तापमान को देख लो। ठीक है, तापमान बढ़ने पे, ठीक है, तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग बढ़ता है, बढ़ता है, और घटने से घटता है। ठीक है, घटने से क्या होता है? घटता है। ठीक है, घटने से घटता है, इस बात को ध्यान रखें। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ध्वनि का वेग बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम करेंगे, ध्वनि का वेग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, 61 सेंटीमीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग बढ़ता है, या हम कह सकते हैं 0.61 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग कितना इंक्रीज होगा? तो सेंटीमीटर में क्या आएगा? तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड, और मीटर में क्या आएगा? तो
61 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो V होता है वो टेम्परेचर के वर्ग के, ये हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, ये ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे ध्वनि का वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये पहला था प्रभावित करने वाला कारक। सेकंड की बात करेंगे, देखिएगा जो सेकंड है वो है गैस का अणुभार। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, गैस का अणुभार, गैस का अणुभार। ठीक है, तो ये अपोजिट होता है। ठीक है, गैस का अणुभार, गैस का अणुभार, अगर गैस का अणुभार बढ़ेगा, ठीक है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, तो ध्वनि का वेग घटेगा। ठीक है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, घटेगा। अगर गैस का अणुभार, अगर गैस का अणुभार घट रहा है तो ध्वनि का वेग क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ध्वनि का वेग होता है वो मॉलिक्यूलर 1/√m होता है। ठीक है, √m होता है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, ठीक, जहां पे m क्या है, गैस का अणुभार होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे हल्की गैस क्या है। ठीक है, आपको पता होगा सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्की गैस क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे ज्यादा कि किस गैस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन में। और दूसरी बात आपको रखनी है, सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस वो होती है टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड होता है जिसका फार्मूला होता है WF6। ठीक है, इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा रेशियो बनेगा। ठीक है, जहां पे क्या होगा, सबसे हल्की गैस होगी, जैसे यहाँ पे देखो गैस का अणुभार क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर अणुभार ज्यादा होगा तो ध्वनि का वेग कम होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे भारी गैस कौन सी है, टंगस्टन हाइड्रोक्साइड होती है, इसका भार ज्यादा है। अगर इसका भार ज्यादा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, कम होगा। लेकिन सबसे, अब देखो अणुभार क्या होगा, अगर कम होगा, सब गैस का अणुभार अगर कम होगा ध्वनि का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, इसका अणुभार क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर इसका अणुभार सबसे कम होता है तो ध्वनि का वेग क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा होगा कि सबसे ज्यादा किस गैस में ध्वनि का वेग होता है, तो हाइड्रोजन में होता है। और सबसे कम किस में होता है, तो टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड में होता है जिसका फार्मूला होता है WF6 होता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे कारक है जो साउंड को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा ध्वनि के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।